हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप? आज आप महसूस अच्छा करने लगोगे क्योंकि मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली भाई। आपको, आपके परिवार को, हमारी कैरवी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली में खूब एंजॉय करो, मस्त खुश रहो, मिठाई खाओ, नए कपड़े पहनो, दोस्तों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, घर वालों के साथ बैठो। है भाई, आपके जो भाई, बड़े भाई, छोटे भाई जो बाहर रहते होंगे, जॉब करते होंगे, दूर पड़ते होंगे, रिश्तेदार वो भी आए होंगे घर में, तो अच्छा खासा टाइम उनके साथ बिताइए मेरे दोस्त हैं। चलिए, दिवाली की सफाई आप लोगों ने कर ली होगी, सबने झाड़ू लगाई किसी ने घर में अपने। तो छुट्टी का अनाउंसमेंट कर देता हूं, आपको बाकी टीचर से वैसे खबर मिली गई होगी। आज 9 नवंबर है, ठीक है भाई, और कल है 10 नवंबर। तो 10 नवंबर से आपकी छुट्टियां हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि पूरे 6 दिन की। 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आप सभी लोगों की त्योहारों की छुट्टियां हैं, जिसमें आप धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन, ठीक है जी, ये मनाएंगे। ठीक है जी, तो इन 6 दिनों को आप एंजॉय करो। उसके बाद बिहार का बहुत फेमस पर्व छठ पूजा है। छठ पूजा भी जो है आप अच्छे से एंजॉय करो, छठ पूजा मनाओ भाई। और हमारी जो मुलाकात होगी दोस्त झाड़ू पोछा पुताई सब कर ली, पुताई भी कर ली। हमारी मुलाकात अब आपसे ठीक 16 तारीख को होगी, 16 नवंबर से, ठीक है ना, इसी टाइम, इसी समय, इसी मां सड्डी के साथ, ठीक है भाई। अच्छा, 6 दिन की छुट्टियां हैं, आप दो काम कर सकते हैं, या तो केवल एंजॉय कर सकते हैं और दूसरा एंजॉय के साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो भाई हम आपके बैच में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, जो कि बहुत घटिया चैप्टर है पढ़ने में पढ़ाने में भी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, इन दोनों चैप्टर की वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करवाऊंगा, प्रोबेबिलिटी की भी और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की भी। तो इन छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ाई कर लीजिएगा दोस्त। सर इतनी लंबी छुट्टियां क्यों, अरुण जी ने पूछा है। अरुण को कि हमारे जो कैरविल के टीचर्स हैं ना, वो सारे दूर दूर के हैं। मैं बुलंदशहर का हूं, पीयूष आगरा के हैं, राकेश सर हरियाणा से हैं, तो और सारे टीचर्स हैं दूर दूर के हैं, दिल्ली के नहीं हम लोग। हम तो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो भाई ये पर्व है जिसे हम जो है अपने घर में, अपने गांव में जाके मनाना चाहते हैं, इस वजह से। और जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है, उसको बहुत कम छुट्टी मिल पाती है कि टीचर तो चला जाता है लेकिन टेक्निकल टीम को अवेलेबल होना पड़ता है। तो टेक्नीशियन जो है वो हमारे चले जाएंगे, सारी टेक्निकल टीम, इस वजह से भाई, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल ना ऐसा ना सोचिए, मैंने आपकी पढ़ाई का पूरा व्यवस्था कर दी है। 16 नवंबर से मेरे दोस्तों हमारी मुलाकात होगी दोबारा से। इन 6 दिन में आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, इन दोनों चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैरविल एप्लीकेशन के आप ही के बैच में अपलोड होगा, ठीक है जी। शुरू करते हैं अब इसके बाद। कम से कम आज की क्लास तो ढंग से कर लो। मुझे पता आप लोगों का आज भी पढ़ने का मन नहीं है, और थोड़ा बहुत पढ़ने का मन तो वैसे मेरा भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। सवाल नंबर है 16। भाई हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल शुरू किया है, समबाहु त्रिभुज। 16 नंबर सवाल आपके सामने आएगा बच्चों, जवाब दीजिएगा जी, क्या आंसर है, बनाएं। कौन करेगा? दिए गए चित्र में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। आपके सामने एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन एक्स वाई है ये बीसी के पैरेलल है, वाई क्यू जो है वो एबी के समांतर है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक्सपी जो है एसी के समांतर है। इन तीनों का सम 40 है, एक्स वाई, एक्सपी और वाई क्यू, इन तीनों का सम 40 है। तो आपसे पूछा गया है पीक्यू की लेंथ क्या होगी, पीक्यू का मान क्या होगा, बताओ बच्चों। सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसमें बहुत छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें किसी साइड के पैरेलल एक ट्रायंगल खींचेंगे तो छोटा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ये जो लाइन है एक्स वाई, ये बीसी के समांतर है, तो ये जो ट्रायंगल एक्स वाई है मेरे दोस्तों, जो ट्रायंगल एक्स वाई है, ये भी तो इक्विलेटरल बनेगा। मतलब अगर ये एक्स है लेंथ, अभी एक्स मान ले, ए मान ले, अगर लेंथ स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अभी अब ये जो लाइन है एक्सपी, ये एसी के समांतर है, तो अगर ये छोटा जो ट्रायंगल है बीएक्सपी इक्विलेटरल हो जाएगा, ये बी है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से जो लाइन वाई क्यू है ये एबी के समांतर है, बड़ा वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये छोटा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों वाई क्यू से, ये भी इक्विलेटरल ही होगा। यानी कि अगर लेंथ स्मॉल सी है तो ये भी स्मॉल सी हो जाएगा बच्चों, ये भी स्मॉल सी हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार बताओ, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 30, अगर इस त्रिभुज की भुजा एबीसी की हर एक साइड 30 है तो पेरीमीटर कितना होगा? 90। तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस सी है, ये बी प्लस सी है। जब मैं जोड़ूंगा ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और प्लस मेरे दोस्तों ये लेंथ बची ना, ये लेंथ बची पीक्यू जो आपको निकालनी है, प्लस पीक्यू बराबर आ गया 90। भाई अगर इस समबाहु त्रिभुज की हर भुजा 30 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 90 होगा। ये भुजा क्या? ए प्लस बी, ये ए प्लस सी, ये बी प्लस सी प्लस पीक्यू, सब कुछ जोड़ दो, चारों ओर की बाउंड्री को जोड़ दो, आएगा पेरीमीटर 90 के बराबर। अब सवाल में ये जो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का समी तो 40 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का समी तो 40 दे रखा है। सवाल में ये तो आपको 40 दिया हुआ है, इसका मान कितना है? 40। तो 40 दूनी 80, जब 80 उधर चला जाएगा तो 90 माइनस 80 पीक्यू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और 10 सवाल का आंसर है बच्चे, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, बी नहीं है, डी करेक्ट है। समझ में आया भाई? सर सिमिलरिटी, अरे नहीं जरूरत ही नहीं है भाई, रोहित बहुत अच्छा सवाल, आसान क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17 चलेगा, जल्दी जल्दी आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 17 2020 के मेंस के पेपर में आया था, 2020 के मेंस में। अच्छा और इजी सवाल है, करके बताओ मेरे दोस्तों कैसे होगा। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस प्रकार से। समबाहु त्रिभुज एबीसी में पॉइंट डी और ई क्रम से एबी और एसी पर इस प्रकार है कि एडी सीई के बराबर है। बीई और सीडी एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल सीएफबी का माप बताओ अंश में। तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, समबाहु त्रिभुज है एबीसी। सवाल में ये बोला है कि पॉइंट डी और ई क्रम से एबी और एसी पर इस प्रकार है कि एडी सी के बराबर है। अब साइड एबी पर एक पॉइंट डी है और साइड एसी पर एक पॉइंट ई है कि एडी सी के बराबर, यानी कि जो लंबाई एडी की है वही लंबाई सी की है, ये दोनों बराबर है, एडी और सी बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट डी है कि आपका एडी जो सी के बराबर है। बीई और सीडी एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जो लेंथ है बीई और ये हो गया सीडी, एक दूसरे को मेरे दोस्तों यहां पर काटते हैं पॉइंट एफ पर काटते हैं। तो आपसे पूछा एंगल सीएफबी का मान बताओ, सीएफबी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल बताइएगा जल्दी से। एडी और सी की लंबाई बराबर है, सॉरी ये वाला
एबीसी समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट डी है कि एडी सी के बराबर है। अब बीई और सीडी को मिला है, एफ पर काटते तो आपसे पूछा है सीएफबी कितना होगा, मुझे करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, जवाब दें, करें। ठीक है जी आकाश भाई। ऑप्शन ए 120 डिग्री बता रहे हैं बच्चों। कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया, कैसे किया मेरे दोस्तों आप लोगों ने? ना ना बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने कैसे किया है दोस्तों? देखो भाई, इस सवाल में बस ये बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है कि एडी सी के बराबर, और कुछ नहीं बोला गया, और कुछ नहीं बोला गया कि डी कहां है ई कहां है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो आप अपनी मर्जी से डी और ई को कुछ भी ले सकते हो। मैंने मान लिया कि डी मिड पॉइंट है, अगर मैं डी को मिड पॉइंट मान लेता हूं कि माना डी बिल्कुल बीच में है, डी बीचों बीच है, तो ये ई भी बीचों बीच हो जाएगा, यानी कि डी और ई मध्य बिंदु हो जाएंगे, यानी कि एडी और डीबी भी बराबर हो जाएगा। सीई जिस सवाल में देखो, सवाल को आप अपनी मर्जी से कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हो, बस सवाल की दी गई शर्त का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, जिसमें सवाल को आप अपनी मर्जी के हिसाब से घुमा लेते हो। सवाल में बोला कि भुजा एबी पर कोई पॉइंट है, एसी पर कोई पॉइंट है, बराबर है, भाई कहीं भी ले लो, सवाल पे मुंह उठा के आप अपनी मर्जी से। मैंने मान लिया कि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो इक्वल इक्वल हो जाएगा, ई मिड पॉइंट होना चाहिए, बन गई माध्यिका, ये माध्यिका बन गई, सेंट्रोइड बन गया, ये सर्कम सेंटर भी बनेगा, इन सेंटर भी बनेगा, सब कुछ ही बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 है तो 120 डिग्री आएगा, ये आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ये ऑप्शन उत्तर है, बात खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों 18वां नंबर सवाल बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त गुड क्वेश्चन है, 2012 के पेपर में सवाल आया था, 2012 के पेपर में। दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, दोनों ही एग्जाम के पूछे गए हैं, एक एसएससी में एक सीडीएस में, आपको दोनों ही समझाऊंगा जी बच्चों। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो ट्रायंगल एबीसी को हल्के मत लेना, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। इस सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल कट्स साइड एबी एंड एसी एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, ये आपसे बोला गया है। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक सर्कल है मेरे दोस्तों जिसका सेंटर ओ है, और उसका जो डायमीटर है ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, यानी कि एक वृत्त है जिसका व्यास त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, और ये वृत्त भुजा एबी और एसी को पॉइंट पी और क्यू पे काटता है। तो मेरे दोस्तों ये होती है त्रिभुज की हाइट एडी, आप बोलोगे आंसर ये त्रिभुज की हाइट है एडी ना। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक सर्कल खींचा गया है मेरे प्यारे भाई, सर्कल जिसका डायमीटर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, तो सर्कल कैसे होगा, ऐसे सर्कल ऐसे खींचा गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ। देखो ये खींच के सर्कल, ये जो सर्कल है मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, इसका जो व्यास है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, और ये सर्कल साइड एबी और एसी को पॉइंट पी और क्यू पे काट रहा है। देखो साइड एबी को काट रहा है यहां पॉइंट पी पर, और साइड एसी को काट रहा है मेरे दोस्तों यहां पॉइंट क्यू पर। तो आपसे पूछा है एपी से क्यूसी की लंबाई का रेशियो क्या होगा, एपी और क्यूसी की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। क्लियर है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक सर्कल है जिसका व्यास इस ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, सर्कल ऐसा खींचना है जो एबी एसी को काटना चाहिए, इसलिए यही हाइट को डायमीटर मान के आप खींचोगे सर्कल, बाकी किसी हाइट पे खींचोगे तो एबी एसी को काटेगा ही नहीं। फिर समझना, एपी से क्यूसी का रेशियो, भाई एपी ये लेंथ है पूरी, क्यूसी ये लेंथ है, एपी इधर है क्यूसी इधर है, ये तो गड़बड़ है। देखो आपको दिखाई दे रहा है सिमेट्रिसिटी से कि जैसा राइट साइड में है हाइट के, वैसा ही लेफ्ट साइड में है। भाई जो लेंथ बीपी की है, जैसा बीपी है वैसा ही क्यूसी, इनमें कोई फर्क तो है नहीं, जो क्यूसी है वही बीपी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एपी बटे क्यूसी। भाई क्यूसी क्या है, बीपी तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो एकदम समझ में आई, इस क्यूसी और बीपी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल टन 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 मामला है, ये दोनों बराबर हैं, एकदम सेम। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अल्टीमेटली मुझे एपी और बीपी की लंबाई का रेशियो, एक तरफ ले आते हैं ना, एपी और बीपी की लंबाई का रेशियो निकालना है। अब सुनिए, ये समबाहु त्रिभुज है। वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल बनते भी हैं बेटा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो हर जगह अप्लाई होगा, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए मेरे दोस्तों। भाई आपने बचपन में पढ़ी होगी टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट से, सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल के बाहर एक पॉइंट से हमने ये सर्कल की टेंजेंट लाइन खींची है स्पर्श रेखा, और ये सर्कल की सीकेंट लाइन खींची है मेरे दोस्तों छेदक रेखा। इस सर्कल के बाहर ये पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, और इस पॉइंट पी से मैंने सर्कल की टेंजेंट लाइन खींची है पीटी, जो सर्कल को टी पे टच कर रही है, और ये सीकेंट लाइन खींची है छेदक रेखा, जो सर्कल को पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो पी ये भी छेदक रेखा है। तो आपने टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर आप 9वीं क्लास खुद से पास किए हो, पीटी स्क्वायर बराबर टेंजेंट लाइन का जो स्क्वायर है पीटी का स्क्वायर, पीटी टेंजेंट लाइन, पीटी स्क्वायर बराबर छोटी है पी, तो पूरी छलांग पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों पी गुणा पीबी, पीटी स्क्वायर बराबर पी गुणा पीबी। क्लियर है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है, छोटा सा ही कांसेप्ट है, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। अब आपको मेरे दोस्तों यहां पर यही बात जाननी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट एडी को डायमीटर मान के सर्कल खींचा गया, जो एबीसी को पीक्यू पे काट रहा है, एपी से क्यूसी की लंबाई का रेशियो बताना है। तो बेस्ट तरीका तो मैंने आपको सिखाई दिया। आप कहोगे सर हम करें तो करें क्या, हम बोले तो बोले क्या। भाई देखो इस सर्कल को देखो, सर्कल, सर्कल के बाहर ये पॉइंट बी है, सर्कल के बाहर पॉइंट बी है, और ये होगी सर्कल की स्पर्श रेखा जो सर्कल को डी पे टच कर रही है, देखो यहां पे टच कर रही है 90 डिग्री कोण, मस्त 90 डिग्री कोण, और ये होगी सर्कल की छेदक रेखा, ये होगी मेरे दोस्तों सर्कल की सीकेंट लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे छेदती हुई जा रही है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर वेरी गुड डिसीजन, क्या आपने बात पकड़ी है। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट मीडियन भी होती है, इसका मतलब अगर ये लेंथ 1 है, बीडी 1 है तो ये भी 1 होगा, बीडी अगर 1 है तो ये 1 होगा, ये हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की माध्यिका भी होती है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 2, 1 और 1 2, साइड बीसी 2 आ गई, तो साइड एबी भी तो 2 हो जाएगा, साइड एबी भी तो 2 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, 1 जमा 1 ये साइड बीसी 2 है, एबी 2 है। प्रॉपर्टी लगाते हैं, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट है, टेंजेंट बीडी जिसकी लंबाई है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर, ये सीकेंट लाइन है बीपी और गुणा बी है, 1 का स्क्वायर बराबर बीपी गुणा बी है। अब बी से ए तक की दूरी क्या, बी का मतलब है 2, तो बीपी का मान आएगा मेरे दोस्तों 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यहां से बीपी का जो मान है मेरे दोस्तों 0.5 आ गया। ठीक है, तो बीपी का मान आ गया बच्चों यहां से 0.5, तो एपी कितना बचा, भाई पूरी लेंथ 2 है, ये 0.5 है, तो कितना बचा 1.5, 2 में से 0.5 घटाएंगे 1.5 बचा, रेशियो कितना है 5 के 15 3 रेशियो 1, तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 3:1, इसका करेक्ट उत्तर है, बात समाप्त खत्म। ठीक है जी, अच्छा सानवी मनोज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ कोई समस्या, तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है जो आपका एक ही स्टेप में आप आंसर निकाल के दे देगा। समझ में है बच्चों,
ये सवाल एसएससी, हालांकि जब मैं सर्कल आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सब सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ऐसा कैसे हो जाएगा अंजलि, ठीक है ना। बट ये पता होगी तो सवाल का आंसर जल्दी आएगा। अच्छा, सीरीज के पेपर में जो सवाल आया था वो क्या था, सेम यही चीज थी। आपने बताया सेम यही चीज थी मेरे प्यारे भाई, बस वहां क्या पूछा था, ये पी से क्यू को मिला दिया था, पी से क्यू को, वहां पूछा था पी क्यू से बीसी का रेशियो, पी क्यू से बीसी की लंबाई का रेशियो आपसे पूछा था, बताओ। ये सवाल आया था, करके बताओ जिसका क्या आंसर है, पी क्यू से बीसी की लंबाई का रेशियो बनाओ। सर बीपी बराबर बीडी होगा ना, कैसे होगा भैया, बीपी को टेंजेंट थोड़ा ना है, एकदम ठीक अंकित। पीक्यू से बीसी का रेशियो देखो, मैं बता देता हूं, बीसी कितना है, 1 1 1 2 है, पीक्यू क्या आएगा, अगर आप यहां पे गौर से देखो तो जो लाइन पीक्यू है बीसी के समांतर ही है, तो भाई मैंने अभी आपको पढ़ाया किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज पैरेलल खींचते तो छोटी ट्रायंगल भी इक्विलेटरल बन जाती है। अब ये जो एपी है टियर है, तो ये जो छोटा ट्रायंगल एपीक्यू ये भी इक्विलेटरल बन गया, अगर ये एपी 1.5 है तो पीक्यू भी 1.5 ही आएगा, तो रेशियो कितना आ गया, 3:4, तो पीक्यू से बीसी की लंबाई का रेशियो 3:4 होगा, 3:4, बात समाप्त। 4:5 नहीं होगा, नकल 3:4, वही सवाल आया था। एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो प्रीवियस सवाल नहीं है मेरे दोस्तों, नया सवाल है, बच्चे ने पूछा था, करके बताइएगा जिसका क्या आंसर है, खत्म होने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये तो सवाल नंबर 19 बनाए जी, क्या आंसर है इसका, अलग सवाल है, थोड़ा सा हटके बताओ, करो बनाए, स्किप कर दीजिए सम्राट। पीक्यू बटा बीसी कुछ लोग बता रहे हैं 1, तुम लोग कैसे बालक हो, जब चित्र पीक्यू और बीसी बराबर है ही नहीं तो रेशियो 1 कैसे हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने चित्र दिया है, बोला पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, ओ सेमी सर्कल का सेंटर है, ये पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये बना गया एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त। ये जो सेमी सर्कल है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहां टच करता है पॉइंट टी पर, इस सेमी सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास एस आर है, व्यास एस आर, और इस सेमी सर्कल साइड पीक्यू को पॉइंट टी पर टच करता है, ठीक है ना, व्यास जो है एस आर है, इस सेमी सर्कल का सेंटर ओ है। तो आपसे पूछा है पीटी से क्यूटी का रेशियो बताओ क्या होगा, पीटी से क्यूटी की लंबाई का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है, मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, पिछले सवाल से कतई अलग सवाल है ये, बनाए अच्छा क्वेश्चन। ये एबीसी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इक्विलेटरल सेमी सर्कल बनाया गया क्यूआर पर, जिसको यहां पे टच कर रहा है पॉइंट टी पर, ठीक है ना, क्यूआर को यहां पॉइंट टी पर टच कर रहा है, ठीक है, एसआर डायमीटर है मेरे दोस्तों, ओ इसका सेंटर है, बनाए पीटी से क्यूटी का रेशियो, जल्दी जल्दी देखो। वैसे तो इस सर्कल ही है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट है और ये सीकेंट है, लेकिन इस सवाल में ना टेंजेंट की लंबाई पता है ना ही सीकेंट पता है, ना टेंजेंट का कुछ पता ना सीकेंट का, तो यहां वो तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, उसको पता होना चाहिए, क्या करेंगे बताइए। देखो कुछ ना समझ में आए तो टेंजेंट पहुंचे सेंटर को मिलाओ, आप जानते हैं कि एंगल कितने डिग्री का होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो कौन कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ये 90 है 60 कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 60 90 ट्रायंगल बन गया, 30 60 90 तो बचपन से देखा हुआ है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने ये 2 होता है, यहां से यहां तक ये 2 आ गया, 90 डिग्री के सामने 2 होता है, 30 60 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या है, 1:√3:2। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा प्यार से सुनिएगा भाई, ये तो सेमी सर्कल है, सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी भी तो रेडियस है, भी तो √3 आएगा, ये √3 है मेरे दोस्तों, ये भी तो √3 आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर, यानी कि दूरी आ जाएगी √3। अच्छा सवाल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये पूरी भुजा यहां से यहां तक आ गई 2 + √3। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती है, अगर ये साइड 2 + √3 है तो पूरी साइड भी पीक्यू 2 + √3 होगा, 2 + √3 होगा कि नहीं, 2 + √3 होगा, पूरी साइड भी यहां से यहां तक की जो पूरी साइड होगी मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक की वो 2 + √3 होगी, ये है 1, क्यूटी 1 है, तो पीटी क्या बचेगा भैया, पीटी क्या बचेगा, 2 + √3 में से 1 घटाओ, 2 + √3 में से 1 घटाओ, 1 + √3, तो पीटी से क्यूटी का रेशियो आएगा 1 + √3:1, ये आ गया पीटी से क्यूटी का रेशियो, पीटी जो है 1 + √3:1, खत्म। है कि नहीं मस्त, कितना मस्त सवाल था ये, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 20 आपके सामने, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, चारों तगड़े सवाल है, घुटने हिला देने वाले, करके बताओ। 20वां सवाल करके बताइए बच्चे, सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा बताएं। सवाल आया था 2017 मेंस के पेपर में, ये वाला 2017 मेंस का पेपर काफी अच्छा था, क्रिएटिव सवाल आए थे, बताइए। अच्छा सानवी, 1 ईयर तक सोनाली, दिए गए चित्र में दो वृत्त एक समबाहु त्रिभुज में अंतःस्पर्शी बनाए हुए हैं, आपके सामने चित्र दिया है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो वृत्त एक समबाहु त्रिभुज में अंतःस्पर्श है, हाँ ये समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर 2 सर्कल बनाए गए जो अंदर से टच कर रहे हैं। तो आपसे पूछा छोटे सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, छोटे सर्कल, बेसिक से यही बेसिक है, छोटे सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा, करें जल्दी से। ऑप्शन नंबर है बच्चे का सी, कैसे किया, कैसे किया आपने, एक बात सच सच बताना, आप में से कितने बालकों ने दिवाली पे झाड़ू पोंछा साफ सफाई उस स्लैब चढ़ के जो है ऊपर साफ करना है ना, स्लैब डाल देते हैं, अलमारी अंदर से साफ करना, डेस्क साफ करना, किया है किसी ने। देखो सवाल बहुत प्यारा कांसेप्ट लगेगा जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, पता है मैंने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर छोटू सर्कल और मोटू सर्कल, इनकी रेडियस का रेशियो 1:3 होता है, मैंने आपको पढ़ाया, याद है आपको, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों अगर इस छोटू सर्कल की रेडियस है, छोटे सर्कल का सेंटर है, इसकी मोटे का, इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस 3 है, इन दोनों की रेडियस का रेशियो 1:3 है।
याद है, सबने किया है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, ये इन सर्कल है, और इस इन सर्कल की रेडियस कितनी है 3। और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, इसकी जो रेडियस होती है वो होती है a/2√3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो ये कांसेप्ट सिखाया है, आप बोलोगे सर या इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस 3 है इन रेडियस, तो उसकी साइड कितनी होगी, 3 हुई 6√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बच्चों, ये 6√3 आ गया कि नहीं आ गया, 6√3 आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गया। क्लियर है भैया, पूरा सर में चिपक जाता है। समझ भाई साहब, 6√3। यहां तक किसी को कोई समस्या? आपसे पूछा छोटे सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, छोटे सर्कल की रेडियस 1 है, तो छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6√3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6√3 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर। अब 6√3 का स्क्वायर आएगा, 6√3 का स्क्वायर आएगा 36 × 108। अब 4 से 108 कट जाएगा 27 बार, तो कितना आ जाएगा रेशियो, पाई रेशियो 27√3। और ये इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर सी ऑप्शन। बात खत्म। अनंत कह रहे सर हम तो खुद ही कचरा है, हमें कौन साफ करेगा? ना भाई अनंत ऐसा ना है। अच्छा अक्षिता, लड़कियों ने ज्यादा हार्ट बताया है घर की सफाई में। अरे लड़कों कम वक्त तुम भी खुद कर लिया करो, खुद कुछ नहीं करते तुम लोग, सब बेकार हो आप, बिल्कुल बेकार। अगला करेंगे भाई साहब, सवाल नंबर 21 करके बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 21 है मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल। बेहतरीन क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा सवाल को करने के लिए। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है मीडियल ट्रायंगल, स्टूडेंट्स मैंने आपको मीडियल ट्रायंगल पढ़ाया है, मीडियल ट्रायंगल, मीडियल ट्रायंगल पढ़ाया है कि नहीं मैंने आपको? हाँ जी। तो जैसे दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, जैसे हमने आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बनाया ABC। ये जो कंसेप्ट है किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है, फॉर एनी ट्रायंगल ये कंसेप्ट ट्रू है। ये कंसेप्ट किसी भी त्रिभुज के लिए परम सत्य है। देखो ये ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर, इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएगा इस प्रकार से। ये ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर ये ट्रायंगल बनाएगा इस प्रकार से, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर, ये साइड AB, साइड BC और साइड AC के मिड पॉइंट्स को मिलाकर ये ट्रायंगल बनाया गया है। अब सुनिएगा, मैं अगर आपसे कहूं किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य, ट्रायंगल किसी भी साइज शेप का हो, मैं आपसे कहता हूं कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो कैपिटल A है, और ट्रायंगल ABC का जो परिमाप है, पेरीमीटर, वो P है। P। तो जरा आप मुझे ये बताओ भाई, इस ट्रायंगल ABC का एरिया A है और इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर यानी कि परिमाप P है, तो जो छोटा ट्रायंगल बनाए, इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बताओ? तो हमने आपको बताया कि अगर हम किसी भी त्रिभुज में तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ऑरिजिनल ट्रायंगल का 1/4 होगा। अगर ऑरिजिनल ट्रायंगल का एरिया A है तो इसका एरिया होगा A/4, एरिया 1/4 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना होगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बना DF, इसका पेरीमीटर क्या होगा, आधा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आधा। एरिया 1/4 हो जाता है, पेरीमीटर आधा हो जाता है। समझ में आया ये बात? पढ़ाई है कि नहीं भाई? मैं इसके पैरेलल खींचता हूं, आधा हो जाएगा। अगर ये साइड A है तो A/2 हो जाएगी, ये साइड B इसके मिड पॉइंट से पैरेलल, मिड पॉइंट से खींचते तो B/2 हो जाएगी, ये C है तो C/2 हो जाएगी। देखो साइड, हर साइड आधा हो गई, तो पेरीमीटर आधा हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 4 पढ़ाया है। तो हमारे पास एक त्रिभुज जिसका एरिया A है, पेरीमीटर P है, इसकी तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्रायंगल बना उसका एरिया A/4 हो जाएगा, पेरीमीटर आधा हो जाएगा। सारी का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, एक बार नहीं, 2 बार, दोबारा नहीं बताऊंगा क्यों। तभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया बराबर होता है, ठीक है, पेरीमीटर आधा हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल के भी, इस ट्रायंगल DF के भी तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दूं, तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, फिर से एरिया 4 हो जाएगा भाई, A/4 का भी फिर से 4 हो जाएगा, यानी कि A/16। पेरीमीटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, पेरीमीटर फिर से आधा हो जाएगा, आधे का भी आधा हो जाएगा, P/4। बात सुनते रहिएगा, पेरीमीटर आधा होता चला जाएगा, एरिया 4 होता चला जाएगा। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, इस ब्लू ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर फिर से मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, उसके मध्य बिंदु को मिलाकर, मिड पॉइंट्स को मिलाकर, तो जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया क्या होगा, फिर से 4 हो जाएगा। अब A/16 का भी 4 करेंगे तो A/64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 होता जाएगा एरिया, पेरीमीटर फिर से आधा हो जाएगा, P/4 का आधा करेंगे, P/8। तो यही प्रोसेस में इनफाइनाइट तक करता हूं, अनंत तक, ये प्रोसेस में करता चला जाता हूं जब तक भैया मेरा मन नहीं भरता अनंत तक। इसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाए, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाए, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाए, और यही प्रोसेस में इनफाइनाइट तक करता हूं, ठीक है ना। तो मैंने मिड पॉइंट्स को मिलाकर, मिड पॉइंट्स को मिलाकर इस तरीके से इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाए, इनफाइनाइट अनंत ट्रायंगल बनाए मैंने, बहुत सारे ट्रायंगल बनाए। त्रिभुज ABC था, उसकी तीन भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाए, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाए, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाए, फिर उसके मिड पॉइंट को ट्रायंगल बनाए, और ऐसे अनंत तक करता चला गया, उम्र बीतने तक। तो ये जो सभी ट्रायंगल बनेंगे, इन सभी ट्रायंगल के एरिया का योग क्या होगा, इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा बच्चों, एरिया का सम। इन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर यानी कि परिमापों का योग क्या होगा, इन सभी ट्रायंगल के परिमापों का योग क्या होगा बच्चों, जवाब दो। ये एक जीपी बननी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और आपको पता होना चाहिए कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है, किसी जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, किसी सीरीज जिसके दो टर्म का रेशियो सेम है, उसके इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R, जहां R का मान 1 से छोटा होना चाहिए, कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद हैं अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसके अनंत पदों के योग का इनफाइनाइट टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला है A/1 - R है, जहां R सर्वानुपात है 1 से कम होगा, A फर्स्ट टर्म है, ठीक है भाई। तो यहां पर मेरे दोस्तों पहला टर्म क्या है, A। कॉमन रेशियो कितना मेरे दोस्तों, यहां पर बताओ कितना होता जा रहा है, 1/4, हर बार 1/4 होता जा रहा है एरिया, तो कॉमन रेशियो कितना, 1/4, तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, 3/4 जब ऊपर जाएगा तो 4/3 है, कितना हो जाएगा भाई, 4/3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, क्लियर है। पेरीमीटर का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है P,
कॉमन रेशियो कितना मेरे दोस्तों, आधा होता जा रहा है, आधा 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 आधा, कॉमन रेशियो 1/2 होता जा रहा है, 1 माइनस 1/2 1/2, जब 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा 2p। यानी कि कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे प्यारे सभी लोग अपने दिमाग में कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनाते हैं, अनंत त्रिभुज बनाते हैं, तो उन सभी त्रिभुज के एरिया का जो सम होगा, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो 4/3 होगा। इन सभी त्रिभुज के पेरीमीटर परिमापों का जो योग होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का दुगना होगा। एरिया का जो योग होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल, सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल था, एबीसी, जिसका एरिया था a, ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 4/3 गुना होगा। परिमाप जो होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का दुगना होगा। ये कांसेप्ट है, ना समझ में आए तो रट लो, मेरा दिमाग मत खाओ, ठीक है जी। काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए पहले से। कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर आया, ठीक है ना। अब देखिए पेपर में सवाल केवल इतना सा आएगा, पेपर में सवाल केवल इतना सा आ सकता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अंजलि, कि भाई पेपर में सवाल ऐसा आ सकता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 हैं, इन सभी त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को मिलाकर मेरे दोस्तों, मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए अनंत ट्रायंगल बनाए गए हैं, उन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा, या उन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा, ये सवाल आ जाएगा आपके सामने पेपर में। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 कुछ भी दे सकता है, 13 14 15 या व्हाटएवर इट इज, 13 14 15 की बजाय ये ले लो 8 10 8 11 और 13, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 11 और 13 हैं, ठीक है भाई। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए अनंत ट्रायंगल बनाएंगे, उन सभी ट्रायंगल के मेरे दोस्तों एरिया का सम क्या होगा, पेरीमीटर का सम क्या होगा। तो पेरीमीटर जो होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का डबल होगा, पेरीमीटर का योग। तो पेरीमीटर क्या है इसका, 8 11 19 और 13 32, पेरीमीटर तो 32 है, तो पेरीमीटर का योग आ जाएगा सभी ट्रायंगल के 32 का दुगना 64। ये एक सेकंड में आ गया। एरिया क्या आएगा भाई, एरिया का सम निकालने के लिए पहले आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 16, तो एरिया आ जाएगा अंडर रूट एस 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3। तो यहाँ पे तो भैया आपका 8 तो भारी आ जाएगा, बचेगा 2 2 5 10 30, 8 रूट 30। ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ गया 8 रूट 30। तो मेरे दोस्तों सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आएगा, 4/3 ऑफ 8 रूट 30, ठीक है ना, क्योंकि 32/3 रूट 30 ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कर पाओगे 112, डाटा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, 8 11 13 है, तो सभी मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाएगा, सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 4/3। पहले ऑर्डर ट्रायंगल 13 निकाला, उसको 4/3 से गुणा कर दिया, पेरीमीटर का सम क्या आएगा, ऑर्डर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला, तीन भुजाओं का योग 32 सारा, उसका दुगना 64, बात समाप्त। तो मैंने एग्जांपल दे दिया। अब देखो इस पे प्रीवियस सर के सवाल है, करके बताओ जल्दी से। ये सवाल है प्रीवियस सर ने पूछा, क्या करो जल्दी 21वां बनाओ। हो गया सर, ठीक है भाई, चलिए करके बताइए इस क्वेश्चन का। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24, एक अन्य त्रिभुज T2, एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे नाम लिखना भूल गया, वो T1, एक समबाहु त्रिभुज T1 की भुजा 24 है, एक अन्य त्रिभुज T2 T1 के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया है, तीसरा त्रिभुज T3 T2 के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया है। यही प्रक्रिया अनंत तक दोहराई जाती है, जिससे T1 T2 T3 T4 प्राप्त होते हैं। तब इन सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। समझ में आ गया सभी को सवाल, आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट आपने पढ़ाया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 24, इसका नाम है T1, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर ट्रायंगल बना जिसका नाम है T2, उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बना जिसका नाम है T3, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बना जिसका नाम है T4। यही प्रोसेस चलता रहता है इनफाइनाइट तक। इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आएगा, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4/3 से गुणा कर दो। ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड 24 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 24 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 से 4 कट जाएगा, 24 के स्क्वायर 576 को 3 से भाग करोगे तो 192, 192√3 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 192√3, बात खत्म। मतलब इससे आसान कोई सवाल बन सकता है क्या, केवल कंसेप्ट आप जानते हो तो भी काफी है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भैया। नेक्स्ट दो सवाल है, 22वां और 23वां, दोनों मेंस के प्रीवियस ईयर है। चलो पहले आप 23वां करके बताओ, पहले आप 23 करके बताओ मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद जो है मैं आपको 22वां बताऊंगा, वो जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। बताओ 23rd नंबर क्वेश्चन करिए जल्दी से। अच्छा अनंत जतिन भाई करो। हाँ जी आकाश, अंजलि एपी में हो तो जब होगा ही नहीं अंजलि तो फिर क्यों झंझट पालना, बताइए। दीर्घ आकृति में यदि त्रिभुज ए भुजा की लंबाई वाला समबाहु त्रिभुज है तो शेडेड एरिया बताओ।
शेडेड एरिया बताओ। सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं? हाँ जी, करेंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा स्मॉल ए है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे दोस्तों समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है स्मॉल ए। आपको शेडेड एरिया बताना है, यानी कि सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया बताना है तो सर्कल की रेडियस पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है। अब इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी a/2√3 इन सर्कल की रेडियस। तो इन सर्कल का, ये इन सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे, ठीक है बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये हो गया मेरे दोस्तों इस इन सर्कल का डायमीटर। जो इस इन सर्कल का, जो सर्कल का डायमीटर है जो मैंने खींचा है पिंक पिंक, वही इस स्क्वायर का डायगोनल है, वही इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो कितना आ जाएगा भाई? रेडियस का दुगना, a/√3। a/√3 आ गया मेरे दोस्तों। अगर सर्कल की स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है तो रेडियस a/√3 होती है। ये डायमीटर है, डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, तो a/2√3 का दुगना a/√3। अगर ये a/√3 है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस स्क्वायर की साइड कितनी है, इस वर्ग की भुजा कितनी है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, जल्दी से जवाब दो। इस वर्ग की भुजा कितनी है? आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और स्क्वायर का अगर साइड a है तो डायगोनल होता है √2a। यहां डायगोनल a√3 है, डायगोनल जो होता है वो साइड का अंडर रूट 2 गुना होता है। स्क्वायर का विकर्ण साइड का अंडर रूट 2 गुना a/√3। तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी a/√6। तो a/√6 स्क्वायर की साइड आगे भी आगे की नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप कहोगे सर स्क्वायर की साइड निकाल के आपने करा क्या? क्या करा आपने? क्या उखाड़ लिया? मैंने कहा भाई मुझे निकालना शेडेड एरिया। शेडेड एरिया एक सर्कल है। अब जो इस सर्कल का डायमीटर है, देखो ना, जो इस सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर की साइड है, जो इस सर्कल का व्यास है वही स्क्वायर की साइड है। अब इस स्क्वायर की साइड a√6 है तो इस सर्कल का व्यास भी a√6 होगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस कितनी आ जाएगी? यहां से यहां तक a√6 का आधा, a/2√6 आ जाएगी कि नहीं? ये a/√6 का भी आधा हो जाएगा, a/2√6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया ना, a/√6 का आधा। तो सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, a/2√6 का स्क्वायर, और a/2√6 का स्क्वायर क्या? 2√6 का स्क्वायर होता है 24। तो पाई a स्क्वायर बटा 24, डी ऑप्शन आंसर है, पाई a स्क्वायर बटा 24। ठीक है ना? क्लियर है? एरिया के रेशियो से भी हो जाएगा ये सवाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सवाल एरिया के रेशियो से भी हो जाएगा, आपने किया है। मैंने तो आपको बस तामझाम से बताया कि आपकी बुद्धि खुल जाए कि ऐसे सवाल होते कैसे, रेशियो के साथ कैसे खेलना, वो तो आप सीख ही चुके हो पहले ही। नाउ मेरे को डेवलप करना था आपको इस लेवल के सवाल को भिड़ाने के लिए। ये जो सवाल है मेरे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और तगड़े लेवल का सवाल है। क्वेश्चन आया है 2017 मींस के पेपर, वो सीडीएस के पेपर का सवाल था। अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे सवाल को। हालांकि पेपर में सवाल गलत आया था, मैंने जो है ऑप्शन को ठीक कर दिया है, करेगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को एक वृत्त में अंकित किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, इसको एक सर्कल में बनाया गया है। ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इस त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का सबसे बड़े संभव क्षेत्र का एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है ना? लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, ए स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया मेड इनसाइड द ट्रायंगल एक्स जोन। ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये इसका सर्कम सर्कल है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइज का बनाया गया एक स्क्वायर, एक वर्ग। उस स्क्वायर के अंदर बनाया गया एक सर्कल, बिल्कुल अलग फिगर है। तो आपसे पूछा है छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो। सवाल में क्या पूछा गया? सवाल में पूछा गया छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो। छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो अगर निकालना है तो आपको रेडियस का रेशियो पता करना होगा। इस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप रेडियस का रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा एरिया का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मुझे छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बहुत कमजोर बच्चे का हृदय विचलित हो सकता है सवाल से। काफी सारी चीजें और दुनिया भर के कॉन्सेप्ट इस एक सवाल में लगेंगे। अंदर से शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? बाहर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिया नहीं है सवाल में, कुछ दिया नहीं है तो आप अपनी मर्जी से अंदर से शुरू करेंगे, ठीक है जी? देखो, जैसे सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर, ये डायमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो इस सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर की साइड है, जो इस सर्कल का व्यास है वही स्क्वायर की साइड है। अगर मैंने मान लिया कि माने सर्कल की रेडियस 1 है, 1, इस स्क्वायर की साइड ये भी 1 हो जाएगा। मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, भाई मुझे कुछ ना कुछ तो मानना है, मैं एक्स मानूंगा, आर मानूंगा। एक्स और आर से तो मेरा विश्वास कब का हट चुका है। तो मैंने मान लिया सर्कल की रेडियस 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 2। तो आप जानते हो कि स्क्वायर की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये कितना है भाई? 90 है। ये कितना है मेरे दोस्तों? 30 डिग्री। तो 30 60 90 बन गया। बिल्कुल यहां भी ऐसा ही है, सेम टू सेम यहां भी ऐसा ही है, ये भी 60 डिग्री का है। मैंने आपको 30 60 90 पढ़ाया है, मैंने आपको 30 60 90 डिग्री पढ़ाया है। याद है किसी को? 30 60 90 ट्रायंगल बचपन से पढ़ते, बचपन क्या तुमने पढ़ाई नहीं करी जिंदगी में कभी? 30 60 90 ट्रायंगल, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने बच्चों √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने 2, 1:3:2। 30 60 90 का रेशियो 1:3:2। देखो 60 डिग्री के सामने √3 होना चाहिए और 30 डिग्री के सामने 1। 60 डिग्री के सामने √3, यहां तो 2 है। तो भाई अगर √3 होता तो मेरा काम आसान हो जाता, तो मैं यहां पर √3 से गुणा कर देता हूं। तो मैंने सर्कल की रेडियस को 1 ना मान के √3 मान लिया। मैंने मान लिया कि माने छोटू सर्कल की रेडियस √3 है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? जिससे कि मेरी कैलकुलेशन कम रहे, फ्रैक्शन में ना जाए। मैंने छोटू सर्कल की रेडियस को √3 मान लिया, √3 है तो ये भी √3 होगा। स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2√3। 60 डिग्री के सामने 2√3 है तो 30 डिग्री के सामने 2 आ जाएगा। तो अगर यहां पे सपोज 60 डिग्री के सामने 2 होता तो 30 डिग्री के सामने कितना लिखना पड़ता? 2/√3। 2/√3 देख के गुस्सा आता कि नहीं आता? इसलिए मैंने पहले √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 डिग्री के सामने √3 का दुगना है तो 30 डिग्री के सामने 2 आएगा। अगर यहां 2√3 है तो यहां 30 डिग्री के सामने 2 आएगा। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, जैसा इधर है वैसा इधर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्क्वायर की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर स्क्वायर की ये साइड 2√3 है, यहां से यहां तक 2√3, तो ये भी तो स्क्वायर की साइड भी तो 2√3 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया। ठीक है, तो छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने माना है √3। मुझे निकालना है बड़े सर्कल की रेडियस। जो बड़ा सर्कल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, परिवृत्त। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है कैपिटल आर होती है a/√3। तो इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या आएगी भाई? इस स्क्वायर की, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है कितनी है? 2 + 2 4 + 2√3। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 4 + 2√3 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 + 2 4 + 2√3, मैंने 2 कॉमन ले लिया। आर की जो वैल्यू आएगी वो a/√3 आ जाएगी। आ गया मेरे दोस्तों।
बस इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या आएगी 2 + 2 4 + 2 √3। मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 2 + √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, जो बड़ा वाला सर्कल है गधा लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ही तो है, तो ये इसकी रेडियस नहीं आ जाएगी, इसकी रेडियस होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला a/√3, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ गई मेरे प्यारे भाई, ये कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 2 + √3 बटे √3। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। अब ये जो √3 है मेरे प्यारे भाई, ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 गुणा √3 हो जाएगा मेरे दोस्तों 3। ये छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो आ गया, रेडियस का रेशियो। आप बोलोगे हाँ सर, ये रेडियस का रेशियो आ गया छोटे सर्कल बड़े सर्कल की। एरिया का जो रेशियो आएगा, एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर होगा। रेडियस का रेशियो पता है, तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्या आएगा एरिया का रेशियो। ठीक है भाई, देखिए अंडर जो ऊपर है, नीचे नहीं है, माइनस लगा हुआ है और ऊपर है अंश में, तो भाई ये जो बटे 2 + √3 है, क्या लिख सकते हो, मैं आपसे कहूं 1 बटे 2 + √3, इसका रैशनलाइजेशन करो, परिमीकरण, ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा कर दो, 2 - √3 से, तो नीचे 1 बन जाएगा, a + b - b इसका -b स्क्वायर। तो जो नीचे 1 बटे 2 + √3 है, ये ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों 2 - √3। 1 बटे 2 + √3 2 - √3 होता है। स्क्वायर करेंगे भाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 - √3 का a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2b, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 7 - 4 √3, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। 9 के अंदर गुणा करेंगे तो 63 - 36 √3 बटे 4, बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज नाइस। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों ये समाप्त होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मैं आज की क्लास को यहीं पे विश्राम करता हूं। सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ खोलकर हैप्पी दिवाली, धन लक्ष्मी आपके घर पे आए ऐसी मैं विश करता हूं मेरे दोस्तों भगवान विष्णु से, और भगवान राम की कृपा पर बनी रहे। विश्व हैप्पी गुड लक, हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, हंसते रहो, चुस्त पुस्त हष्ट पुष्ट रहो। ठीक है, और दुश्मनों को ध्वस्त करते रहो। बाय, धन्यवाद।